अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर इकरा। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाक मेडिसिन। आपको बताया कि हमने NRE के पास पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो वही पास पेपर यहाँ से ऑनवर्ड आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूँगी। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। सो अ यंग वुमन हैज़ सडन राइट ग्रॉइन पेन। सो एक यंग वुमन है और उसको राइट ग्रॉइन में पेन हो रहा है। सो जब भी राइट ग्रॉइन एरिया में पेन हो रहा होगा तो इसके 3 डिफरेंशियल्स हो सकते हैं। या तो हमारे पास जो है वो कोई भी रीनल कॉलिक हो सकता है, रीनल स्टोन हो सकता है, ठीक है, उसका पेन लॉइन टू ग्रॉइन जो है वो मूव कर रहा होता है। नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है। उसके बाद ग्रॉइन एरिया में राइट साइड पे क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं। सो ओवरीज की कोई पैथोलॉजी हो सकती है, ओवेरियन टॉर्जन हो सकता है या ओवेरियन सिस्ट रप्चर हो सकता है, व्हाटएवर। सो राइट ग्रॉइन एरिया में पेन के साथ आ रही है फीमेल अलॉन्ग विद नोजिया एंड वॉमिटिंग। डॉपलर ने शो किया है कि ओवरी इनलार्ज हुई है विद रिड्यूस फ्लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लू यहाँ पे कि उसका जो फ्लो रिड्यूस हुआ हुआ है, इसका मतलब है ओवरीज में एक टॉर्जन आ गई है। आपको पता है जब टेस्टिकुलर टॉर्जन होती है तो कितना सिवियर पेन होता है और वो इमरजेंसी होती है, फ़ौरन एक्सप्लोरेटरी सर्जरी करनी होती है, वरना ब्लड सप्लाई रिड्यूस है, स्कीमिया हो जाएगा। सिमिलर ओवेरियन टॉर्जन जब होगी तो ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा। सो लाइकली डायग्नोसिस सिंपली दिस इज़ ओवेरियन टॉर्जन। ये अपेंडिसाइटिस नहीं है, क्योंकि अपेंडिसाइटिस में पेन सेंटर आपके अम्बलाइकस से स्टार्ट होके राइट आइलिक फोसा में जा रहा होता है और उसमें ब्लड फ्लो का कोई लेना देना नहीं है। रप्चर ओवेरियन सिस्ट में भी सडन सवेयर पेन के साथ आती है, लेकिन ब्लड फ्लो रिजर्व रहता है। और PCOS में तो पेन के साथ आती नहीं है। PCOS में फीमेल कैसे आती है, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज़ है, हेयर सिटिज्म है, एक्नी हो रही है, इनफर्टिलिटी है, वेट गेन है, ये कंप्लेंट्स होती हैं। तो ये जो सडन सवेयर पेन अलॉन्ग विद नोजिया, वॉमिटिंग, रिड्यूस ब्लड फ्लो है, तो वर्ड द ओवरी इंडिकेट कर रहा है कि ओवेरियन टॉर्जन हुई हुई है। इन द emergency room, which medication is commonly used to relieve pulmonary edema? So immediately pulmonary edema के लिए जो दी जाती है वो फ्यूरिसमाइड दी जाती है। फ्यूरिसमाइड आपको पता है डायूरेटिक है और ये बॉडी से यूरिन आउटपुट के थ्रू आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पानी यूरिन में जा रहा होगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो आपका वीनस रिटर्न कम होगा। वीनस रिटर्न कम होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो लोड है हार्ट के ऊपर वो कम होगा। बेसिकली आपकी लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट जो है वो फेल हुई हुई थी, इसलिए फ़्लो वापस जाके आपकी पल्मनरी सर्कुलेशन में इकट्ठा हो रहा था, पल्मनरी एडीमा हो रहा था। तो जब ये प्री लोड एंड आफ्टर लोड को कम करने में हेल्प करेगी तो पल्मनरी एडीमा को बेहतर करेगी और पेशेंट सिम्टोमेटिकली बेटर होगा। जो मैनिटॉल है बेटे आपने याद रखना है, ये सेरिब्रल एडीमा में दिया जाता है। डिजॉक्सिन एक ऐसी मेडिसिन है जो हार्ट फेलियर में दी जाती है। और स्पाइरिनोलेक्टोन भी हमारे पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, बट स्पाइरिनोलेक्टोन क्रॉनिक ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर के अंदर, या स्पेशली अगर फीमेल को या मेल को स्पेशली एसाइटिस हो तो उसमें स्पाइरिनोलेक्टोन फेवरेबल है। सो फॉर पल्मनरी एडीमा फ्यूरिसमाइड होती है, ठीक है। Okay, a teenager develops sudden testicular pain on gently lifting the testes. The pain eases. This is very important sign. इसको हम PHREN फ्रेंच साइन कहते हैं। और इस फ्रेंच साइन का मतलब क्या है कि जब भी एक पेशेंट टेस्टिकुलर पेन के साथ आता है तो उसकी टेस्टिस को एलिवेट करके देखते हैं। अगर एलिवेशन से उसका पेन बेहतर हो जाए, वो अच्छा फील करे, पेन कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। तो अगर फ्रेंच साइन पॉजिटिव है तो देयर वुड बी इन्फेक्शन और मतलब वो एपिडिडमो और काइटिस होगा। अगर टेस्टिस को एलिवेट किया और फिर भी पेन रिलीफ नहीं हुआ, दिस इज़ एन एमरजेंसी टॉर्जन है, ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो रही है और फ़ौरन आपने पेशेंट को एक्सप्लोरेटरी सर्जरी की तरफ मूव करना है इमीडिएटली। सो पेन ईज़ हो रहा है तो इसका मतलब है फ्रेंच साइन पॉजिटिव है। अगर फ्रेंच साइन पॉजिटिव है तो येस दिस इज़ एपिडिडमो और काइटिस। टेस्टिकुलर टॉर्जन में पेन आपका रिलीफ नहीं होगा। हाइड्रोसील जो है वो तो पेनलेस होती है, सिर्फ एक सिस्टिक स्वेलिंग के साथ आता है। और जो वेरिकोसील होती है उसमें हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट आता है बैग वॉर्म अपेरेंस के साथ, के जैसे कि कीड़े नुमा बैग है, बैग वॉर्म अपेरेंस उसको कहते हैं, पता नहीं क्या, मुझे एक वर्ड समटाइम भूल जाता है। सो क्योंकि वेरिकोसील इज़ वेन्स डायलेट हुई हुई होती हैं और वॉर्म्स की तरह का गुच्छा सा फील होता है, और जब खड़ा होता है तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, लेट जाता है तो रिलीफ हो जाती हैं, लेकिन पेन लेस हैं। तो ये दोनों जो है इनमें पेन होता ही नहीं है। सो अगर पेन रिलीफ नहीं हो रहा, दैट इज़ टॉर्जन। पेन रिलीफ हो गया है, दैट इज़ एपिडिडमो और काइटिस। In a young male with acute scrotal pain, elevation of testes does not improve the pain. अब आप समझ रहे हो कि ये इसी की ही कंटिन्यूएशन है। अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा, दिस इज टेस्टिकुलर टॉर्जन, और इसका ट्रीटमेंट पूछा जाए तो फ़ौरन एक्सप्लोरेटरी सर्जरी करनी है ताकि टेस्टिस को बचाया जा सके इस्कीमिया से। सो येस दिस इज टॉर्जन, नॉट एपिडिडमो और काइटिस, नॉट वेरिकोसील। इसमें बैग वॉर्म अपेरेंस होती है और हाइड्रोसील में सिस्टिक स्वेलिंग होती है। अ पेशेंट विद सेप्टिक शॉक एंड हाइपरपिगमेंटेशन एंड रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन
एंड हाइपोनेट्रीमिया। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। सो दिस इज़ बेसिकली हाइपोटेंशन एंड हाइपोनेट्रीमिया। बॉडी में सोडियम कम है। अब बॉडी में सोडियम किसने रिटेन करना होता है, तो आपके किडनीज़ के लेवल्स पे एल्डोस्टेरॉन ने एक्ट करना होता है और सोडियम को अंदर लेके आना होता है। सोडियम अंदर आता है, उसके पीछे पानी भी आता है और आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। इसका मतलब है इस पेशेंट की बॉडी में सोडियम अंदर नहीं आ रहा, पानी भी नहीं आ रहा, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर कम है। सोडियम अंदर नहीं आ रहा, सोडियम के अंदर कौन लेकर आता है, एल्डोस्टेरॉन लेके आता है। अगर एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिसन डिजीज़ कहते हैं। एडिसन डिजीज़ में, प्राइमरी एडिसन डिजीज़ में आपको हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा, हाइपोटेंशन मिलेगी और साथ में आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी मिलता है, बिकॉज सम हाउ एल्डोस्टेरॉन भी नहीं है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी नहीं है। दो चीज़ें हाइपर होती हैं, देयर वुड बी हाइपर कैलीमिया एंड हाइपर पिगमेंटेशन। प्लीज़ आपने याद रखना है। और अगर ये पेशेंट एडिसन का सेप्टिक शॉक या हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी के साथ आएगा तो वो एडिसोनियन क्राइसिस में जा रहा है। सो बेसिकली ये पेशेंट जो है वो क्राइसिस में है। अगर क्राइसिस में है तो इमीडिएटली हमने बाहर से आईवी फ्लूइड एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन देना है, क्योंकि हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है उसकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटीज़ हैं। फ्लूइड्रोकॉर्टिसोन अकेला नहीं देना, क्योंकि उसकी सिर्फ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटीज़ हैं। वेज़ोसप्रेसर दिया जा सकता है बाद में, लेकिन फर्स्ट चॉइस नहीं है। ओरल प्रेडनिसोलोन भी हम नहीं देंगे। सो दिस केस इज़ एडिसोनियन क्राइसिस। आई होप कि मैंने चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं की हैं। इस पेशेंट को बेसिकली एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी है, नॉट ओनली एल्डोस्टेरॉन बट ऑब्वियसली कॉर्टिसोल भी डेफिशिएंट है। और ये पेशेंट, आपको कैसे पता चलेगा, जब भी आप देखो कि अगर बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन भी है और हाइपोटेंशन के साथ हाइपोनेट्रीमिया भी है, तो आपको समझ आना चाहिए कि अंदर नमक कम है, पानी कम है, इसलिए ब्लड प्रेशर कम है। अलॉन्ग विद दिस अगर हाइपर कैलीमिया आ जाए तो कंफर्म हो जाता है कि जी ये एडिसन है। हाइपर कैलीमिया के साथ हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है और अगर ये हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, दैट इज़ एडिसोनियन क्राइसिस। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो क्या देना है। अब नॉर्मली अडल्ट्स को हम सेफ्ट्रेक्सोन देते हैं, लेकिन जब वो 60 ईयर ओल्ड हैं, न्यूमोकोकल, लिस्टीरिया और जो मेनिंजोकोकल है, हमने इन सब को कवर करना होता है। सो इनको कवर करने के लिए हम दे देते हैं कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट, नो मैं मजाक कर रही हूँ, निमोनिक है CVA, आपने सेफ्ट्रेक्सोन, वेंकोमाइसिन और एम्फिसिलिन देना है। सेफाजोलिन अकेला नहीं देंगे। ओरल एमोक्सिसिलिन भी इतना ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा और सिप्रोतो देना ही नहीं है। पेशेंट विद एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक प्रेजेंट विद इन 2 hours आफ्टर ऑनसेट, नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ऑब्वियसली ब्लीडिंग। बेस्ट क्या होगा। सो स्ट्रोक दो तरह का होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक होता है हमारे पास और हेमरेजिक है। इस्कीमिक में हमने विंडो डिफाइन की हुई है कि अगर 4.5 से पहले आ गया तो हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देते हैं, यानी कि हम थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। और अगर वो 4.5 आवर्स के बाद आएगा तो फिर हम CT स्कैन करके देखते हैं, इफ देयर इज़ नो ब्लीड, ऑब्वियसली इस्कीमिक में ब्लीड नहीं होता, देन विल गो फॉर एस्पिरिन। सो विद इन 2 hour आ गया है तो हम थ्रोम्बोलिसिस की तरफ जाएंगे और हम एल्टीप्लेज देंगे। एस्पिरिन इमीडिएटली हम वैसे भी नहीं देते, हमने कंफर्म करना होता है। हेपरिन तो ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ाएगी, हेपरिन भी नहीं देना। क्लोपिडोग्रल लोड भी हमने नहीं देना। एक पेशेंट जो प्रेजेंट कर रहा है, राइट आइलेक फोसा में पेन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, फीवर है, टेंडरनेस और ल्यूकोसाइटोसिस है। आपने इसका एल्विराडो स्कोर काउंट करना है। तो बेटे ये जो राइट आइलेक फोसा में पेन है, दिस इज़ मोस्ट लाइकली अपेंडिसाइटिस और इस अपेंडिसाइटिस का स्कोर काउंट होता है। सच में आपको बताऊँ तो मुझे भी ये स्कोर इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन इसमें जो नोजिया वॉमिटिंग होता है उसका लिए 1 स्कोर होता है, फीवर के लिए 1 स्कोर होता है, ल्यूकोसाइटोसिस के लिए 2 स्कोर होते हैं, जो आपकी रीबाउंड टेंडरनेस होती है उसके भी 2 स्कोर होते हैं। ठीक है। और आपका जो नम और साथ में क्या हो सकता है, पेन है, आई थिंक उसका भी 1 स्कोर होता है। तो यही इसके फीचर्स हैं कि इसको नोजिया वॉमिटिंग है 1, फीवर है 2, पेन है 3, टेंडरनेस 4, 5, देन 6 और 7, ल्यूकोसाइटोसिस का 2 है। ठीक है। सो मोस्ट लाइकली इसका 7 है। नीचे हम लोग जाके थ्योरी में भी देख लेंगे, बट आई थिंक 7 ही बनता है, क्योंकि 3 तो बिल्कुल नहीं बनता। टेंडरनेस के 2 हैं और ल्यूकोसाइटोसिस के भी 2 हैं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं। सो मोस्ट लाइकली इसका स्कोर जो है वो हमारे पास 7 है। ये नहीं समझना कि मैम भी नालायक है, उनको भी कुछ नहीं आता। विच ह्यूमन सेल्स करेक्टरिस्टिकली यूज़ एमीबियोइड मूवमेंट फॉर माइग्रेशन। ओके, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। सो आपके जो सेल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, स्पेशली जो हमारे B और T लिम्फोसाइट्स हैं, इनको फैसिलिटेटेड मूवमेंट ये कर रहे होते हैं। सो इनकी जो क्रॉलिंग मूवमेंट होती है, ये एक किस्म का क्रॉल कर रहे होते हैं, उस क्रॉलिंग मूवमेंट को हम एमीबियोइड मूवमेंट कहते हैं। और उसमें इनको कुछ थिन फिलामेंट्स जो हैं वो हेल्प भी कर रहा होता है। सो येस, B लिम्फोसाइट जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो नहीं
वो तो फिक्स्ड होते हैं। इसी तरह जो हेपेटोसाइट्स हैं वो आपके लिवर के अंदर फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते। प्लेटलेट मूव कर रहा होता है लेकिन प्लेटलेट जो है वो पैसिव मूवमेंट करता है। तो ये एक्टिव मूवमेंट करते हैं। एक्टिव मूवमेंट क्रॉलिंग लाइक मूवमेंट होती है इनकी और इसको प्रमोट करता है थिन फिलामेंट। Which drug is most appropriate for emergency treatment of anaphylactic shock? So definitely none other than epinephrine. डोब्यूटामीन आपने याद रखना है कि ये कार्डियोजेनिक शॉक में दी जाती है। नॉरएपिनेफ्रीन भी काइंड ऑफ एपिनेफ्रीन काम करती है लेकिन वो फर्स्ट लाइन नहीं है, और इसी तरह फिनाइलेफ्रीन भी नहीं है। एपिनेफ्रीन फ़ौरन से क्या करेगी बेटे, जो आपकी वेसल्स के अंदर अल्फ़ा 1 है उनको जाके स्टिमुलेट करेगी, वेजो कंस्ट्रक्शन करेगी। जब वेजो कंस्ट्रक्शन करेगी पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एनाफिलेक्टिक शॉक में बेसिकली क्या होता है, हाइपोटेंशन होती है और रेजिस्टेंस आपकी बिल्कुल कम हो जाती है ना। तो एपिनेफ्रीन इमीडिएटली अल्फ़ा 1 की मदद से क्या करेगी, आपकी रेजिस्टेंस बढ़ा के ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी। नंबर 2 अल्फ़ा 2 एगनिस्ट भी होती है ये, सॉरी बीटा 1 और बीटा 2 जिसकी वजह से ये आपका जो कुछ ब्रोंकोस्पैज़्म है उसको भी देख रही होती है। लेकिन मेन इसका जो काम है वो ये कि आपके ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करना। एक वुमन जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पैलर और फटीग के साथ आ रही है, मतलब अनीमिक है। आयरन स्टडीज़ पे पता चला कि उसका आयरन तो कम है लेकिन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और फेरेटिन तो नॉर्मल है। अब यही दो इंपॉर्टेंट साइंस हैं जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो इसमें भी होती है और आयरन इसमें भी हमें सीरम आयरन कम मिलता है। अब आयरन डेफिशिएंसी में आयरन कम है तो उसकी जो स्टोरेज फॉर्म होती है फेरेटिन वो भी कम होती है। और फीडबैक की वजह से अगर हम देखेंगे तो जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो उसका होता है ये ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, उसके ऊपर आयरन और फेरेटिन कम है तो ज़ाहिर है बाइंडिंग कैपेसिटी बड़ी भी होगी, क्योंकि आयरन बाउंडेड नहीं होगा सो बाइंडिंग कैपेसिटी वुड बी हाई। लेकिन जब इसको अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के साथ हम कंपेयर करेंगे तो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर फेरेटिन जो है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है कि फेरेटिन जो है वो नॉर्मल होता है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल होती है। सो चूँकि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और फेरेटिन नॉर्मल है, सो दिस इज़ अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, दिस इज़ नॉट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया में तो हर कुछ सप्रेस हुआ होता है, बोन मैरो से WBC कम, RBC कम, प्लेटलेट कम। सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हीमोलिटिक अनीमिया है और हीमोलिटिक अनीमिया में हमें साथ में बिलिरुबिन रेस्ट देंगे और इस तरह के फीचर्स दिए हुए होंगे। प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग हो रही है लोअर मीडियल नेज़ल सेप्टम से, जिसको हम लिटिल एरिया कहते हैं। कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है? अब लिटिल एरिया आपके नेज़ल कैविटी के अंदर एक ऐसा एरिया है जो मोर प्रॉन टू ब्लीड होता है और लिटिल एरिया में एनास्टोमोसिस है। 3 आर्टरीज जो हैं वो वहाँ पे होती हैं। नंबर 1 सुपीरियर लीबियल आर्टरी होती है, इसी तरह इंटीरियर एथमाइडल आर्टरी होती है और आपकी सफिनो-पैलेंटाइन आर्टरी होती है। लेकिन जो सुपीरियर लीबियल आर्टरी है दिस इज़ मोर लाइकली टू ब्लीड। अगर कहीं पे भी लिटिल ट्रोमा भी होगा तो ये ब्लीड करेगी। इंटीरियर एथमाइडल आर्टरी इतना नहीं करती और स्फीनोपैलेंटाइन पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में आपने याद रखना है ब्लीड करती है और ये तो एनास्टोमोसिस का पार्ट ही नहीं है। एनास्टोमोसिस जो है वो इन तीनों से ही बनती है, बट इंटीरियर या मोस्ट लाइकली जो ब्लीड करती है वो सुपीरियर लीबियल आर्टरी ही है। अमंग इंटीरियर मीडियास्टिनल ट्यूमर मोस्ट कॉमन अडल्ट के अंदर जो है वो थाइमोमा है, जो थाइमिक एपिथेलियल सेल से अराइज होता है। लिम्फोमा इतना कॉमन नहीं है, टेराटोमा भी इतना कॉमन नहीं है। लिम्फोमा सेकंड मोस्ट कॉमन है, टेराटोमा तो नहीं है और जर्म सेल ट्यूमर भी इतने कॉमन नहीं है। सो थाइमोमा इज़ द मोस्ट कॉमन। सो कुछ चीज़ें डायरेक्ट होती हैं, उसमें हमारा कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्या ही होता है। अब पेशेंट विद इंटीरियर वॉल MI, अब बेटे ECG के ऊपर आपको MI का पता होना चाहिए। डिफरेंट लीड्स होती हैं, सो 2, 3 और AVF लीड के अंदर अगर आपको ST एलिवेशन मिलेगी तो वो हमारे पास क्या होगा, इन्फीरियर वॉल MI होगा। और जो इन्फीरियर वॉल MI होता है उसके अंदर जो आर्टरी होती है वो राइट करोनरी आर्टरी इंक्लूड हुई हुई होती है एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ओवरऑल। ठीक है, फिर हमारे पास 1 आता है, AVL आती है लीड और V5 और V6 होती है। दिस इज़ लेटरल वॉल MI और लेटरल वॉल MI के अंदर जो आर्टरी इफेक्ट होती है या ब्लॉक होती है वो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। और अगर हम बात करें V1 से लेके V4 तक, तो V1 से V4 तक इज़ इंटीरियर वॉल MI और इंटीरियर वॉल MI के अंदर लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सो इंटीरियर डिसेंडिंग, लेटरल सर्कमफ्लेक्स, इन्फीरियर में राइट करोनरी आर्टरी होती है। मोस्ट कॉमन जो है वो इंफीरियर वॉल MI है, लेकिन वर्स्ट प्रोग्नोसिस अगर देखी जाए तो वो इंटीरियर वॉल MI की होती है। सो इंटीरियर वॉल MI में लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स मैंने आपको बता दी, लेटरल वॉल है। Posterior descending artery is a branch of right coronary artery and right coronary artery is responsible for inferior wall MI and right coronary is responsible for inferior wall MI.
फॉर एनी अनसेंसिटाइज RH नेगेटिव मदर। अब इसका एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगता है, तो मेरे पास फीडबैक आएगा तो पता चलेगा कि मैं चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ तो डू यू गाइज लाइक इट और यू वोंट जस्ट के MCQs कराए जाएँ। सो बेसिकली होता प्रॉब्लम ये है कि अगर एक मदर जो है ना वो लेट सपोज़ कि वो खुद RH नेगेटिव है तो उसकी बॉडी में तो RH एंटीजन है ही नहीं, लेकिन अगर उसका जो बेबी है, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को हम बड़ा बनाते हैं, ये एक मदर है, ठीक है, और ये इसका अंदर जो है वो बेबी है, ठीक है। अब ये मदर जो है ये RH नेगेटिव थी तो मदर की बॉडी में तो RH एंटीजन है ही नहीं, लेकिन बेबी RH पॉजिटिव था क्योंकि बाप पॉजिटिव था, तो बच्चे की बॉडी में तो RH एंटीजन है। अब कोई भी ट्रोमेटिक इवेंट हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका कोई ट्रोमा हुआ, ब्लीड हुई जिसकी वजह से ब्लड मिक्स हुआ, नॉर्मली तो ब्लड मिक्स नहीं होता ना जब तक ट्रोमेटिक इवेंट ना हो, या मिसकैरेज हो गया या DNC करा ली या डिलीवरी हुई तो बच्चे का और माँ का ब्लड आपस में मिक्स हुआ, तो बच्चे के ब्लड से ये जो RH एंटीजेंस थी, ये RH एंटीजेंस जो थी वो माँ की बॉडी में चली गई, ठीक है। अब माँ की बॉडी में जब एंटीजेंस आती हैं तो माँ का इम्यून सिस्टम समझता है यार ये तो कोई बाहर की चीज़ है और ये तो कोई डेंजरस चीज़ है, चलो इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं और एंटीबॉडी बनाते हैं। तो माँ की बॉडी इन एंटीजन को फॉरेन एजेंट समझते हुए क्या बना देती है, ये जो RH एंटीजन है इनके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, और वो एंटीबॉडी मिटर्नल जो बैंक है, इम्यून बैंक है, उसका पार्ट बन जाती है। माँ को तो वो कुछ नहीं कह रही और इस प्रेगनेंसी में भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में दोबारा से बच्चा पॉजिटिव है तो मदर के ब्लड में तो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, वो एंटीबॉडीज़ IgG होती हैं, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाएंगी। अब बच्चे के पास RH एंटीजन है, मदर ने एंटीबॉडी बनाई हुई है, वो बच्चे की एंटीजन को अटैक करेंगी, बच्चे की बॉडी में हेमोलिसिस शुरू हो जाएगी और वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है। ये सारी स्टोरी है। इसलिए वो ये कहते हैं कि अगर ड्यू टू एनी सेंसिटाइजिंग इवेंट अगर सेंसिटाइजेशन नहीं हुई है तो हम मदर को anti-D दे देंगे बाहर से, ताकि अगर बच्चे की बॉडी में से एंटीजन आए भी तो इससे पहले कि माँ उससे इम्यून हो ये anti-D उसको न्यूट्रलाइज़ कर दें, ना माँ इम्यून हो ना माँ की बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाए। या आम लफ्ज़ों में कहानी, आई डोंट नो आप लोगों को कितनी समझ आई है, इसका मुझे फीडबैक देना, नहीं आई तो फिर मैं डिटेल में समझाऊंगी। तो यूजुअल प्रोटोकॉल के मुताबिक 28 वीक्स के ऊपर और 32 वीक्स पे दी जाती है ये एंटी-D का इंजेक्शन, या अगर कोई भी सेंसिटाइजिंग इवेंट है, बच्चा डिलीवर हुआ, कोई भी ट्रोमेटिक इवेंट हुआ तो विदिन 72 आवर्स आपने देनी होती है। एंटी माइक्रोबियल एंटीबॉडी कहाँ है, तो ये बस आपने इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। जो प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस B से ब्रेस्ट होता है ना, तो ये फीमेल्स में होता है, ठीक है। सो एक तो ये मिडिल एज फीमेल में होता है, ठीक है, और नंबर 2 M से हमने याद रखना है कि इसमें एंटी माइट्रोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। सो प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस में ही होता है, क्योंकि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस आगे से 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। और उसमें हमारे पास एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी होती है, एंटी लिवर किडनी सॉल्युबल एंटीबॉडी होती है, उसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल नहीं होती है, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलिंजाइटिस है वो हमारे पास मेल्स के अंदर होता है और इसमें भी एंटी माइटोकॉन्ड्रियल नहीं है। और SLE के अंदर आपको पता है 2 तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, मोस्ट सेंसिटिव पूछी जाएगी तो वो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, और स्पेसिफिक पूछी जाएगी तो डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी है, ठीक है। सो ये डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हैं जो आई होप आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। एक पेशेंट जिसकी बाउंडिंग पल्स और वाइड पल्स प्रेशर है उसको क्या होगा, उसको बेटे एओर्टिक रीगर्ज होगा। अब एओर्टिक रीगर्ज ये होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे हमारे पास क्या होता है, एओर्टा। सो एओर्टिक वाल्व ढीली पड़ी हुई है, ठीक है, और ब्लड जो है वो सिस्टोलिक फेस में भी जाता है और डायसिस्टोलिक में वापस भी आ रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ होगा, वाइड पल्स प्रेशर होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और डायसिस्टोलिक कम होता है। सो दिस इज़ एओर्टिक रीगर्ज। पेन स्टार्ट होता है पेरिअम्बलाइकली एंड देन वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि पेन यहाँ से स्टार्ट हो और वो राइट साइड पे जाएगा तो दिस इज़ अपेंडिसाइटिस, विच ऑल्सो देयर इज़ रीबाउंड टेंडरनेस सजेस्टिव ऑफ appendicitis which sign indicates sauce irritation। सॉस साइन इटसेल्फ इंडिकेट करता है, क्योंकि सॉस साइन के अंदर आप क्या कराते हो, हिप को एक्सटेंड कराते हो तो आपको राइट लोअर क्वाड्रेंट और राइट आइलिक फोसा में पेन होता है। इसके अंदर एक और साइन भी होता है जिसको हम रॉफसिंग साइन कहते हैं, जिसमें लेफ़्ट आइलिक फोसा में या लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में जाके सप्रेस करते हैं तो पेन राइट में फील होता है। मर्फी साइन बेटे कॉलिसिस्टाइटिस में होता है। कॉलिसिस्टाइटिस गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है, और जो ऑब्चुरेटर साइन है उसमें भी इंटरनल फ्लेक्शन ऑफ हिप पे पेन होगा, वो भी अपेंडिसाइटिस में एलिसिट होता है। और ग्रे टर्नर साइन ये होता है कि आपकी फ्लैंक एरिया में ना ब्रूजिंग हुई हुई होती है, ब्लीडिंग सी हुई हुई होती है, और ये कहाँ पे मिलता है आपको, ये पेनक्रेटाइटिस में मिलता है। सो ग्रे टर्नर साइन
पेनक्रेटाइटिस में मिल सकता है। सिरोटिक एसाइटिस इज़ मैनेज्ड विद, सो जब भी सिरोसिस की वजह से एसाइटिस होगी तो उसमें हमने इमीडिएटली स्पाइरिनोलेक्टोन देना होता है, ठीक है। उसके साथ में भी हम फ्यूरिसमाइड दे दें और ज़ाहिर है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन भी करेंगे। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड तो देना ही नहीं है, एल्ब्यूमिन देना होता है लेकिन बाद में देना होता है, इमीडिएटली स्पाइरिनोलेक्टोन देना होता है, नो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट हम करते हैं। Which antifungal is most commonly used for treating tinea pedis? Tinea pedis is a fungal infection of feet, और उंगलियों के बीच में वो एथलीट फुट हुए हुए होते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग पहले टॉपिकल एंटीफंगल से स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिकल एंटीफंगल जो आती है वो क्लोट्राइमाजोल है। ग्रीजोफ्लोविन जो है वो ओरल है, वो हमने नहीं देनी। फ्लूकोनाजोल भी ओरल है। जो टोबिनाफिन है वो टॉपिकल आती है लेकिन हम पहले जो है वो क्लोट्राइमाजोल देते हैं, ठीक है। और बाद में अगर रेजिस्टेंट हो जाए तो फिर हम ग्रीजोफ्लोविन या फ्लूकोनाजोल या टोबिनाफिन ट्राई करेंगे, बट फर्स्ट लाइन इज क्लोट्राइमाजोल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहते हैं नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि एक पेशेंट प्रेजेंट करता है पैल्पिटेशन, डायफोरेसिस और पल्स इरेगुलरली। बेटे एक ही कंडीशन है जिसमें इरेगुलर पल्स होती है और इरेगुलर R2R इंटरवल होता है। यानी नॉर्मली हम देखेंगे तो ये जो R2R इंटरवल होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, लेकिन इसके अंदर R2R इंटरवल क्या होता है, ऐसे करके इरेगुलर होता है ECG पे, और पल्स भी रेगुलर होती है किस में, एट्रियल फिब्रिलेशन में। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में ऐसा नहीं होता, ना ही बाकी चीज़ों में ऐसा होता है। B12 डेफिशिएंसी करेक्टरिस्टिकली क्या कॉज करती है? डॉर्सल कॉलम डिसफंक्शन करती है, ओके। पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है विदाउट CNS साइन, प्योर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ करती है या ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है। सो बेसिकली B12 की वजह से डॉर्सल कॉलम डिसफंक्शन होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होती है लेकिन उसमें CNS साइंस भी होंगे। स्पेसिफिक एंटीडोट जो हम यूज़ करके बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज को रिवर्स करते हैं वो हमारे पास फ्लूमाजिनल है, क्योंकि जो नेलेक्सोन है ये मॉर्फिन ओवरडोज के अंदर दिया जाता है। चारकोल तो हम कोई भी अगर ओवरडोज हो जाए और इंजेक्शन पीरियड अभी कम हो तो हम एक्टिवेटेड चारकोल दे के वोमिट करवाने की कोशिश करते हैं, और साइप्रोहेप्टेडीन भी नहीं है। सो फ्लूमाजिनल इज़ अ एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं वो आपको कुछ समझ आए हैं। स्टिल कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्यूरी है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू आस्क। आइदर पाक मेडिसिन के पेजेस पे जाके मैसेज करें, ब्रेनलेस मैरीगोज मेरा चैनल है, मेरा पेज है, वहाँ जाके मैसेज करें, ऑल वुड बी देयर टू हेल्प यू इंशाल्लाह। और ये पास पेपर करके भी आपके बहुत कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं और एक क्विक रिवीजन भी हो जाती है। बट अ वाइज फीडबैक इज़ ऑलवेज़ वेलकम। कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन, प्लीज़ डू आस्क। थैंक यू।